नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। कोविड टाइम से ही लोगों का ध्यान इसके ऊपर गया ज़रूर होगा, फिर भी बताती हूँ कि सरकारी अस्पतालों को तो आप सभी ने देखा होगा, इतनी भीड़, इतनी मारामारी वहाँ पे, यहाँ तक कि एक बेड पे दो मरीज। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है, स्पेशली कोविड टाइम की जो मैंने बात की, कि मरीजों को ज़मीन पे भी लेटना पड़ा। इतने चीज़ों के बाद मरीज खुद भी सहम जाता है अस्पताल जाने से। क्या होता है कि मरीजों को अस्पताल में जाके नीचे लेटना और इस बात का इंतज़ार करना कि उनका टाइम कब आएगा, कब उन्हें डॉक्टर देखेगा, उनको इलाज सही से मिल पाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें एक बीमार इंसान के ऊपर और प्रेशर डालती हैं इस पर और उनके परिवार के ऊपर भी। ऐसे में निजी अस्पताल और जो छोटे अस्पताल होते हैं, इनकी भूमिका बढ़ जाती है। हम सरकारी अस्पतालों में ये हाल देख के आते हैं और फिर हम निजी अस्पतालों में आते हैं, जहाँ चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं, प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन सही टाइम पे सही इलाज मिलने का आश्वासन वहाँ के डॉक्टर देते हैं। कुछ आज ऐसी ही चीज़ों पे हम बात करेंगे, तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ है इलाहाबाद के मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पदाधिकारी डॉक्टर सुजीत सिंह जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि कैसे छोटे और निजी अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। छोटे अस्पतालों की आपने चर्चा करी और साथ में कोविड की चर्चा करी, तो आपके संज्ञान में हम ये लाना चाहेंगे कि जब कोविड शुरू हुआ था, एकदम शुरुआती दौर में, तो पूरे विश्व में ये था कि अगर हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ पर कि मूलभूत सुविधाएं और जो विकसित देश हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, तो कैसे ये देश इतनी बड़ी महामारी को झेल पाएगा। और सबने ये अंदाज़ा लगाया था कि अगर हिंदुस्तान में कोविड का प्रकोप आया, कोविड का पैंडेमिक इंडिया में फैला, तो बहुत बुरा हाल होगा, बहुत लोग मरेंगे, पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। लेकिन हुआ इसके एकदम विपरीत जी। जो हमारे देश ने जिस तरीके से कोविड का सामना किया और जिस तरह से हमारे यहाँ के चिकित्सक और जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, उन्होंने जिस तरीके से कोविड की जैसे पैंडेमिक को जिस तरह से फेस किया और जिस तरह की यहाँ पर सुविधा मिली कोविड के मरीजों को, पूरे विश्व में उसकी तारीफ हुई। और इस व्यवस्था, इस अच्छे जो भी यहाँ के रिजल्ट्स आए कोविड पैंडेमिक में, उसमें बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल यहाँ के छोटे अस्पताल, यहाँ के चिकित्सक और यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों का रहा। छोटे अस्पतालों में हम लोग 100 बेड तक के अस्पताल को मानते हैं। हालांकि सरकार ने अभी 50 बेड के हॉस्पिटल को ही छोटे अस्पताल में रखा है, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि 100 बेड तक के जो हॉस्पिटल होते हैं वही छोटे हॉस्पिटल की गिनती में आते हैं। और कोविड के दौरान इन्हीं अस्पतालों ने एक कोविड के अगेंस्ट जो लड़ाई थी उसमें रीढ़ का काम किया। और पूरे विश्व में जिस तरीके से कोविड का सामना हिंदुस्तान ने किया, भारत देश ने किया, उसकी तारीफ हुई यहाँ के चिकित्सा कर्मियों की, यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों की, यहाँ के चिकित्सकों की। और सभी ने ये माना कि जिस तरह से हमने उसका सामना किया, उस तरह पूरी दुनिया में जो विकसित देश थे वो भी नहीं कर पाए। सर, आपने ये जो सारा कुछ बात बोला, मेरा पहला सवाल इससे थोड़ा सा उल्टा है। मैं अपने पहले सवाल में आपसे ये जानने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास करती है, गांव-गांव के स्तर पे जिला अस्पताल, ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल्स, इतना कुछ वो कर रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी सी डगमगाई हुई है। लोगों को सही टाइम पे इलाज ना मिल पाना, हॉस्पिटल्स में लंबी कतारें लगना, चीज़ों की कमी हो जाना, क्या इसका आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, सरकारी व्यवस्था में भी जो चिकित्सक हैं, जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी से कम हैं। सरकार में भी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कई बार सब कुछ अच्छा होने के बावजूद सरकार में भी बहुत अच्छे से चिकित्सक हैं, अस्पताल में भी सुविधाएं पहले से धीरे धीरे बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन क्योंकि जनसंख्या का बोझ इतना ज़्यादा रहता है, इसलिए संभव नहीं है कि जो सरकारी व्यवस्था है उसका सामना कर सके। और यहीं पे जो निजी व्यवस्था है, और निजी में भी जो खासतर छोटे हॉस्पिटल हैं,
उनका रोल आता है। जो क्लिनिक्स हैं, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी भूमिका यहाँ पर आती है और उस भूमिका को छोटे अस्पतालों ने पूरे दुनिया में ये माना गया कि यहाँ का जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है, छोटे हॉस्पिटल हिंदुस्तान का, भारत की एक खासियत है जो और जगह इतना देखने को नहीं मिलते हैं। तो और उन्होंने जिस तरह का कार्य किया, ये कोई पहले इसको मानने को या इसको जानने को, इसको समझने को तैयार नहीं था कि ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन जब एक बार हो गया तो अब सब लोग इस बात को मानते हैं कि छोटे हॉस्पिटल्स जो हैं वो इंडिया की जो मेडिकल सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी रीढ़ हैं और इनको हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको संरक्षित करना, इनको सहारा देना, जिससे कि इस तरह की व्यवस्था बनी रहे आगे भी। जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्गीय है, जो गांव में रहने वाला है, जो कम पूंजी वाले लोग हैं, उनके लिए यह हॉस्पिटल वरदान है। सर, आपने गरीब, मध्यम वर्गीय और गांव में रहने वाले लोगों की बात कही, तो आप इस बात पे श्योर हैं कि छोटे अस्पताल और जो ये निजी हॉस्पिटल्स हैं, ये गरीब, मध्यम वर्गीय और गांव वालों के लिए हैं? बिल्कुल। क्योंकि आप मेरी बात समझिएगा, एक इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करती हूँ, उससे नीचे नहीं जाती हूँ अभी मैं, तो वो अपने बच्चों को एक बारी सरकारी स्कूल भेजे या ना भेजे, लेकिन बीमार होने पे एक बारी सरकारी हॉस्पिटल जरूर जाता है। वजह दो है उसकी। पहली की वहाँ पे फीस कम लगती है, दूसरी की वो इस बात पे श्योर होते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो फैसिलिटीज मिल जाएंगी उन्हें। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करने से चूक रही है। अब इसमें गवर्नमेंट का दोष है कि हॉस्पिटल स्टाफ का दोष है, ये इस बात पे थोड़ा रोशनी डालिए आप। देखिए, हमने जो बताया कि ना तो गवर्नमेंट में दोष है, ना सरकारी चिकित्सकों में दोष है, ना सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले चिकित्सा कर्मियों में दोष है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है और इतने बड़े पॉपुलेशन को केटर करने के लिए सरकारी सुविधाओं पे अकेले निर्भर रहना संभव नहीं है और उनके लिए भी संभव नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को सारी सुविधाएं प्रदान कर सकें। इसीलिए जो प्राइवेट चिकित्सा संस्थान हैं, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो मध्यम वर्गीय हॉस्पिटल हैं, जो क्लिनिक्स हैं, इनका यही पे रोल है कि उसके साथ मिल करके, सरकारी संस्थाओं के साथ मिल करके, जो सरकारी अस्पताल हैं उनके साथ मिल करके, और जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, जो मध्यम वर्गीय हॉस्पिटल हैं, 100 बेड तक के जो हॉस्पिटल हैं, वो पूरे सोसाइटी को, हमारे यहाँ जो आबादी है, उसको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा सर, इससे फिर से जहन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि निजी और छोटे अस्पताल एक ही जगह पे सारी फैसिलिटीज नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं तो कहीं डायलिसिस नहीं हो पाता है, कहीं हार्ट सर्जरी, कहीं न्यूरोसर्जन्स नहीं है। ऐसे में मरीजों को भी आफत होती है और डॉक्टर इन मरीजों से कैसे टैकल करते हैं? और क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है कि आपके मरीज को अचानक से डायलिसिस या हार्ट सर्जरी या न्यूरोसर्जन की जरूरत हो और आपने उसे फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाई, तो आपने कैसे हेल्प की है उनकी? देखिए, ज़्यादातर जो भी छोटे हॉस्पिटल्स के वाले रहते हैं, वो ज़्यादातर हॉस्पिटल स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं। कुछ न्यूरो सर्जरी के हैं, कोई यूरो सर्जरी के हैं, कोई जनरल सर्जरी के हैं, कोई गायनेकोलॉजी के हैं, कोई पेडियाट्रिक्स के हैं, कोई एनटी के हैं। इसके ऊपर यदि कोई अगर खोलता है एक अच्छा हॉस्पिटल 100 बेड तक का और वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो ज़्यादातर मल्टी स्पेशलिटी बोला उसी को जाता है जिसमें कि सब सुविधाएं टर्शरी लेवल, सेकेंडरी लेवल तक उपलब्ध है। तो अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो मल्टी स्पेशलिटी है और जो इस तरह के मरीज भर्ती कर रहा है, जिसको कि हम जो भी चिकित्सक है वो पहले से ही अंदाज लगाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, तो कोई भी अस्पताल वाला भर्ती तभी करेगा जब उसको पता है कि अगर यहाँ पे ये जरूरत पड़ती है और ये सुविधा हम प्रदान कर सकते हैं, तभी उसको एडमिट करें। बहुत कभी रेयरली ऐसा होता है कि मान लीजिए अचानक या कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से ऐसी नौबत आई कि पेशेंट को शिफ्ट करना है किसी टर्शरी हॉस्पिटल। टर्शरी हॉस्पिटल जो होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर के हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसके लिए शिफ्ट करने के लिए भी बहुत सारे पैमाने बने हुए हैं कि उसके साथ में चिकित्सक जाता है, एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड होती है, उस हॉस्पिटल को पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तब वहाँ से शिफ्ट कराया जाता है, जिससे शिफ्टिंग के दौरान मरीज को किसी प्रकार की हानि न। सर, कई दफ़ा देखा गया है कि छोटे और निजी अस्पतालों में कुछ झोला छाप एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है, बट उसको थोड़ा सा अच्छे से बोलते हैं, तो अनवैलिड डॉक्टर्स उसको रन करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मरीजों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो जाता है, और क्या ये सही है? देखिए, इसको हम थोड़ा सा इसमें
संशोधन करेंगे। हाँ जी। अस्पताल खोलने के लिए कहीं भी ये नहीं लिखा है कि चिकित्सक होना जरूरी है। हाँ सर, यही तो आफत है। और अस्पताल चलाने के लिए हाँ। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल होता है जिले का, उसके यहाँ हर स्पेशलिटी के चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन होता है। जी। अगर आप सर्जरी की ब्रांच रखे हैं तो आपको एक सर्जन चाहिए, अगर आपने गायनेकोलॉजी रखा है तो गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, ईएनटी रखा है तो एक ईएनटी चाहिए, जी। ऑफ्थैल्मिक्स रखा है तो एक आँख का डॉक्टर चाहिए। तो यदि मानकों के अनुरूप हॉस्पिटल चल रहा है तो उसमें हर विशेष विधा के विशेषज्ञ उस हॉस्पिटल में रहेंगे। चलाने वाला कोई भी हो, इस पे कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक नहीं है कि कोई नहीं खोल सकता। अच्छा। लेकिन वो कोई भी खोले, अगर कोई हॉस्पिटल चला रहा है और उसको मानक के अनुरूप और एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल सीएमओ के यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेकर के चलाना है, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि कुछ न्यूनतम मानक हैं उस हॉस्पिटल के, उनको पूरा करना आवश्यक है। उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास जिस विधा में आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उस विधा के चिकित्सक होने चाहिए, और अगर वो सर्जन है तो उसके पास ऑपरेशन थिएटर उसकी सुविधाएं, अगर वो लेडी डॉक्टर हैं तो लेबर रूम उसकी सुविधाएं, या इसी तरह के जो भी विशेषज्ञ हैं, जिस भी विधा के विशेषज्ञ हैं, उनको काम करने के लिए जिस चीज़ों की आवश्यकता है वो उस हॉस्पिटल में उपलब्ध होनी चाहिए। इसको चीफ मेडिकल ऑफिसर सुनिश्चित करते हैं और तभी उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि निजी और छोटे अस्पतालों की भी अपनी कुछ समस्याएं होती होंगी। देखिए, आज निजी और छोटे हॉस्पिटल के सामने अस्तित्व का संकट है। इसलिए संकट है कि छोटे हॉस्पिटल से सब लोग ये अपेक्षा करते हैं कि उनके चार्जेस बहुत कम हों, इलाज सस्ता होना चाहिए। लेकिन हम एक उदाहरण देंगे कि कोई भी एक 50 बेड का निजी हॉस्पिटल प्रयागराज में अगर उसको चलाना है तो एक संस्था का नाम लेंगे, नगर निगम। जी। सबसे पहले उसको जिस भवन में वो चलाता है उसका भवन कर देना होगा। नंबर 2 पे उसको भवन कर के ऊपर जल कर देना होगा। नंबर 3 उसको ईयरली रजिस्ट्रेशन देना होगा जो कि फीस के साथ है। शायद ही कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें कि हर साल हर रिन्यूअल है और हर रिन्यूअल पे फीस है। जी। चौथा, उसको कूड़ा उठवाने के लिए जो सामान्य कूड़ा है उसकी फीस देनी होगी। अच्छा। 5वां, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको ले जाने के लिए उसकी फीस देनी होगी। एक छोटा हॉस्पिटल 50 बेड का, एक संस्था नगर निगम, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सामान्य कूड़े का टैक्स, बायोमेडिकल वेस्ट और हर साल नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन विद फीस, 5 चार्जेस एक साल में एक छोटे हॉस्पिटल से लेने के बाद उनसे ये अपेक्षा करना कि वो एकदम सस्ता कर दें। आप ऐसी सुविधाएं अगर सरकार प्रदान करे तो उनको छूट मिले इन चीज़ों में। कहीं नहीं होता कि एक संस्था एक हॉस्पिटल से 5 टैक्सेस ले रही है और उस टैक्स के बदले में सुविधा क्या है? आपने जिससे रजिस्ट्रेशन लिया, रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया, हर साल 50 बेड के लिए करीब 30 से 40 हज़ार रुपए के बीच में आता है। उसका हमको नहीं लगता कि कोई अलग से हॉस्पिटल को सुविधा मिलती है। अच्छा। क्योंकि कूड़ा उठाने का पैसा आप अलग से लेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट वाला आएगा वो अलग से पैसा लेगा, जलकर अलग से लिया जाएगा, और ये सब टैक्सेस को अगर आप टोटल कर दीजिए तो हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में 8.5 रुपये यूनिट कमर्शियल चार्जेस होते हैं, लेकिन आप उसके फिक्स चार्जेस और जो एनर्जी चार्जेस हैं उसको जोड़ देंगे तो हर हॉस्पिटल वाला 11 रुपए के आसपास पर यूनिट बिजली के चार्जेस पे करता है। अच्छा। तो छोटे हॉस्पिटल्स की भी कोई भी अगर हमको लेना है तो उसके लिए हमारे लिए वही दर है जो और लोगों के लिए। जी जी। इसके बाद अगर छोटा हॉस्पिटल किसी ने 20 साल 25 साल चलाया, सुरक्षा कुछ सरकार नहीं दे सकती। अच्छा। अगर 20 साल चलाने के बाद कोई परेशानी हो गई, हॉस्पिटल चलना बंद हो गया, तो कोई भी संरक्षण सरकार की तरफ से नहीं है उन हॉस्पिटल्स को या उस हॉस्पिटल को चलाने वालों को जिन्होंने 25 साल सेवा करी। तो यदि इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया और छोटे हॉस्पिटल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया तो जो छोटे छोटे ऑपरेशन, जो नॉर्मल रूटीन के इलाज जिस रेट में छोटे हॉस्पिटल में होते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कम से कम 7 से 8 गुना ज़्यादा रेट होता रहता है। तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब आदमी है, तो जो एवरेज स्टेटस का आदमी है, उसके लिए संभव नहीं है कि वो जाकर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल से इलाज कर सके। तो इसलिए सभी लोगों की जिम्मेदारी है सामाजिक रूप से कि जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो मध्यम वर्गीय अस्पताल हैं, जो क्लिनिक्स हैं, इनके
संरक्षण के लिए जो भी संभव हो सबको अपने लेवल पे करना है। अन्यथा अगर अगले 5 से 10 साल में इन अस्पतालों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया तो जो सेवाएं हैं उसी तरह से हो जाएंगी जैसे विदेशों में है। आपको एक छोटा सा ऑपरेशन कराना है, 10 दिन का समय लगेगा वहाँ अपॉइंटमेंट लेने में, और उसके बाद खर्चा इतना आएगा कि आपका 4-6 महीने का बजट बिगड़ जाएगा। तो इसलिए छोटे और मध्यम वर्गीय जो नर्सिंग होम्स हैं उनको संरक्षित करना, उनको पोषित करना सब लोग जिम्मेदार है। सर, जैसा कि एलोपैथिक हॉस्पिटल्स कई दफ़ा करते हैं कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे सर्विस लेते हैं, अब उनसे अपने हॉस्पिटल में काम लेते हैं, लेकिन जब यही आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर सर्जरी की बात इन पे आती है कि ये सर्जरी भी करें, अगर इनको गवर्नमेंट ऑफर भी कर देती है तो एलोपैथिक डॉक्टर्स को आफत होने लगती है, वो इसका विरोध करने लगते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, कोई भी हॉस्पिटल अगर चलता है उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन में जिन चिकित्सकों के नाम दिए जाते हैं उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सक का नाम दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि उसको लिया नहीं जाता। अच्छा। तो इसलिए ये अगर एम्प्लॉय की तरह काम करना किसी के लिए हम रख सकते हैं, जैसे हमारे और स्टाफ हैं वैसे अगर किसी ने BMS कर रखा है या कोई भी और डिग्री ले रखी है चिकित्सा की और वो काम करना चाहता है तो उसको काम करने में कोई रोक नहीं है। अच्छा। लेकिन चिकित्सक के तौर पर केवल MBBS अलाउड। तो इसलिए कोई भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर के तौर पे है तो केवल MBBS हो सकता है और कोई नहीं। सर, निजी और छोटे अस्पतालों में कई दफा लापरवाही के बड़े चर्चे हो जाते हैं, केसेस बहुत सारे हो जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि इसके कई पहलू हैं। पहला तो हो सकता है कि कई बार हम लोग मरीज के जो तीमारदार हैं, जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको पूरी तरीके से मरीज की या उसकी बीमारी की गंभीरता के विषय में बताने में हम असमर्थ रहे और इसकी वजह से उनको ये समझ नहीं आता कि शायद हमारा मरीज कितना सीरियस है और उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। दूसरी चीज़, जो लापरवाही के आरोप हैं उसके लिए सरकार ने बहुत सारी मैकेनिज्म बना रखी है। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर के यहाँ जा सकते हैं या आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं। जो बहुत सारे केसेस में आजकल ये होता है कि कुछ इस तरह के संगठन हो गए हैं जिनका काम ही ये हो गया है कि अगर हॉस्पिटल में किसी की भी डेथ हुई, अगर हॉस्पिटल है तो डेथ तो हॉस्पिटल में ही होगी, कोई बीमार होगा तो उसकी ऐसा नहीं है कि वो घर पे रख के ही उसकी मृत्यु होगी। तो ये असंभव है कि कोई भी अस्पताल कितना भी वेल इक्विप्ड हो, कितने भी डॉक्टर्स काबिल हों, किसी की डेथ ही ना हो। लेकिन अगर लापरवाही होती है तो लापरवाही के लिए मानक बने हैं, उसको आप अप्रोच करिए। हंगामा मचाना, कानून तोड़ना, कानून अपने हाथ में लेना किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं। और ज़्यादातर केसेस में कुछ इस टाइप के लोग हैं शहर में जो हो गए हैं जिनका काम है कि इसकी आड़ में धनवाही करना, चिकित्सकों को ब्लैकमेल करना, उनको परेशान करना, झूठी शिकायतें कराना, मीडिया का सहारा लेना, वहाँ पे गलत खबरें पोस्ट कराना। तो इस तरह के लोग जो हैं वो ज़्यादा हंगामा करते हैं। अगर किसी को लगता है कि लापरवाही हुई है तो उसके लिए बहुत सारी मैकेनिज्म बनी है। आप CMO के यहाँ अप्रोच कर सकते हैं, CMO जांच कराएगा, जांच कराने के बाद अगर कुछ निकलता है तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक मेडिकल अकाउंटेबिलिटी बिल भी होना चाहिए जिससे गारंटी ठीक ना होने पर या सही इलाज ना मिलने पर भी आप आंसरेबल हो, अकाउंटेबल हो? देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो हर चिकित्सक की सबसे बड़ी ये है कि उसकी जो गुडविल है उसी पे चिकित्सा चलती है। बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल में रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे तो कोई इलाज कराने नहीं आएगा। लोग उसी चिकित्सा के पास जाना पसंद करते हैं जो जहाँ पे रिजल्ट अच्छे होते हैं, जहाँ मरीज ठीक होता है। जी। गारंटी लेना संभव किसी के लिए नहीं है क्योंकि शरीर की मैकेनिज्म इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कब कौन सी परेशानी खड़ी हो जाए कोई जानता नहीं। तो कोई भी पढ़ा लिखा चिकित्सक गारंटी नहीं ले सकता। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने जैसा बताया कि मैकेनिज्म बनी हुई है, चीफ मेडिकल ऑफिसर बने हुए हैं, वहाँ पे जाइए, अपनी बात बताइए। अगर उनको लगता है तो वो बोर्ड गठित करेंगे, जांच होगी। अगर किसी ने कहीं पे यदि ऐसा है कि देख में लापरवाही हुई है या चूक हुई है तो उसके लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर सुजीत सिंह के साथ आगे की बात को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के
बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को डॉक्टर सुजीत सिंह के साथ आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरा अगला सवाल होगा कि जैसे कि आजकल नॉन मेडिकल के हैं या मतलब कोई भी अपना निजी अस्पताल खोल ले रहा है और उसके बाद उसको एक तरीके के फायदे का संसाधन बनाया जा रहा है निजी अस्पतालों को स्पेशली, इस पे क्या कहेंगे आप? पहले तो नॉन मेडिक पे बात कर लीजिए कि जो नॉन मेडिक्स हैं वो निजी अस्पताल खोल रहे हैं, फिर उस पे भी आ जाइए कि डॉक्टर्स भी सरकारी अस्पतालों में तो बैठते हैं लेकिन बाद में वो प्राइवेट भी देखना शुरू कर देते हैं, इस पे भी। देखिए, ऐसा है कि एक चिकित्सक का अस्पताल जो होता है जी। एक चिकित्सक के लिए ये इलाज करना उसका धर्म है। और कोई भी मरीज अगर किसी चिकित्सक के सामने आया तो उसकी जो पहला सोच होगा वो ये होगा कि इसको क्या बीमारी है, ये कैसे ठीक होगा, इसका क्या इलाज होना है जी। और उसके बाद फिर बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं जी। कोई भी गैर चिकित्सक वो भी अगर ये सोच के चलाएगा कि हम इसको एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में चलाएंगे, तो पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें कि नर्सिंग होम व्यवसाय के रूप में बहुत अच्छा व्यवसाय नहीं। अच्छा। इसलिए कि इसके अपने जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अगर ये सोच के यहाँ आए हैं कि हम उसको एक व्यवसाय करना है और हम चिकित्सक को एम्प्लॉय करके और अस्पताल चलाते रहेंगे, तो छोटे और मध्यम अस्पताल में अच्छा व्यवसाय ये नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमने जैसा हमने बताया कि एक चिकित्सक के अस्पताल में एक चिकित्सक और मरीज का एक आपसी रिश्ता है, जो एक दूसरे से जुड़ाव है, लगाव रहता है और उसका धर्म है इलाज करना। तो चिकित्सक कभी भी मरीज को एक व्यवसाय के तौर पे या उस प्रतिष्ठान को केवल एक व्यवसाय के तौर पे नहीं देखेगा। वो पहले उसको जिम्मेदारी, उसका जो पैशन है, उसका जो उसने सीखा है, जो उसका हुनर है और जो अंदर से उसकी भावना है, जो भावनात्मक जुड़ाव मरीज के साथ है, वो चीज़ ऊपर रहती है, व्यवसाय नीचे रहता है। छोटे हॉस्पिटल जब भी कोई गैर चिकित्सक खोलेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानियां हैं, जो हो सकता है वो खोलते समय नहीं जानता, क्योंकि जैसा हमने बताया है कि छोटे और मध्यम जो हॉस्पिटल्स हैं वो व्यवसाय के रूप में अगर आपको अच्छी तरह से चलाना है, हर विधि के चिकित्सक जो आपने क्लेम कर रखा है उनको रखना है, तो बहुत अच्छा, हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छा व्यवसाय है ये। और इसी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं उन लोगों को जो गैर चिकित्सक होते हुए अस्पताल खोलते हैं। सर, जैसा कि एक सवाल मैंने पहले ही किया था खर्चे पे, निजी अस्पतालों में जो खर्चे आते हैं, तो सीधे पॉइंट पे आती हूँ कि क्या सच में इतना खर्च आता है एक मरीज का इलाज करने में जितना कि निजी अस्पतालों में बिल बनता है? कहने का मतलब ये कि कई दफा कुछ केसों में 10 लाख 20 लाख के ऊपर का खर्च आ जाता है। एक नॉर्मल इंसान कैसे अफोर्ड कर सकता है और क्या सच में इतना बिल आता है? सर, सबसे पहला तो सवाल यही है मेरा। हमें नहीं लगता कि एक छोटे हॉस्पिटल में जी, जो आप 10 लाख 20 लाख बता रही हैं, इस तरह के बिल्स बहुत कभी किसी ऐसे निजी पेशेंट और में, छोटे दोनों की बात की मैंने, नहीं, तो नहीं, निजी अस्पताल भी आप ले ही लीजिए। हाँ, नहीं, इलाहाबाद में देखिए ज्यादातर निजी अस्पताल छोटे ही हॉस्पिटल जी, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि बड़े हम लोग मानते हैं जो 100 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल। जी, जी। तो यहाँ पे 10 लाख 20 लाख का बिल बहुत रेयर है और वो भी उस अवस्था में ही आ सकता है कि अगर कोई मरीज महीनों आईसीयू में भर्ती है या बहुत गंभीर बीमारी है, उसको बहुत सारे चिकित्सक देख रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लग रही हैं, तो हमें नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े बिल आते हैं। और इन सब के बावजूद भी, जैसे एक छोटा सा ऑपरेशन ले लीजिए, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, जी, जी। पूरे इलाहाबाद में 25,000 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा हम सब कुछ जोड़ दें तो 45-50 हज़ार के ऊपर कहीं बिल नहीं बनता। यही ऑपरेशन जब आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कराएंगी तो 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख रुपए बिल बनेगा। अभी भी हमारी चिकित्सा छोटे हॉस्पिटल्स में जो इसके बिल हैं वो बहुत कम है, और इसका एहसास तब होता है या उन लोगों को होता है जो कभी भी किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट होते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हाँ, ये तो बहुत ही सस्ता है। तो सर, ये बड़े हॉस्पिटल इतने बिल क्यों बनाते हैं? मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, उनके संसाधन इतने ज्यादा लगते हैं। सर, कहाँ तक ये सही है? इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज, लाइक अगर मैं देखिए, अगर आपने एक 5 स्टार होटल टाइप हॉस्पिटल बनाया है और एक पेशेंट के ऊपर 5 आदमी 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक बिल बड़ा हो जाएगा। बड़ी बिल्डिंग, अच्छा, बहुत सारे एसी, सेंट्रलाइज्ड एसी, बहुत सारी स्पेशलिटीज, चिकित्सा कर्मियों की भरमार, तो अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है
जिसको 5 स्टार हम लोग बोलते हैं, जी जी। तो ऑटोमेटिक है कि उनका जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्या यही वजह है कि हर मरीज को उसकी सुविधा से इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि नहीं, हर मरीज इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है? देखिए अब तो धीरे धीरे जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं करीब करीब सब अस्पतालों में ज़्यादातर सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, और कम ही ऐसा होता है कि जो टर्शरी हॉस्पिटल में या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मरीज भेजने की आवश्यकता हो। और हमें लगता है अगले 2-3-4 साल में 5 साल में बहुत पढ़े लिखे अच्छे स्पेशलिस्ट हम लोग के शहर में आ रहे हैं, और वो भी अपने निजी अस्पताल खोल रहे हैं। तो चाहे कैंसर की बात हो, चाहे डायलिसिस की बात हो, या आईसीयू सीसीयू की बात हो, अभी हाल में बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं जहाँ आईसीयू बहुत अच्छे हैं। और आईसीयू के हम लोग के यहाँ जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें लगता है इलाहाबाद में बहुत से बहुत होगा, पर 20-25 हज़ार 30 हज़ार। यही एक्सपेंसेस आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए पड़ेगा। तो अभी भी हमारे यहाँ जो चिकित्सा के बिल हैं, जो चिकित्सा का खर्च है जी। वो बहुत कम है, और सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं। स्पेशलिस्ट बहुत सारे हैं, जी। देखने वाले भी बहुत रहते हैं, चिकित्सक अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं। तो ऐसा नहीं है, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो करीब करीब सारी सुविधाएं दे रहे हैं और बहुत ही न्यूनतम चार्जेस पे दे रहे हैं। तो ये जो निजी अस्पताल है, ये स्वास्थ्य सुविधा और व्यवस्था, मतलब इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छे से देख रेख करते हैं, और भी चीज़ें हैं। तो आपके हिसाब से और क्या अपग्रेड करना चाहिए इनको, और क्या सुधार होना चाहिए इनमें? देखिए हर चिकित्सक जी। या चिकित्सा संस्थान जो भी है, जो चिकित्सा देने के कार्य में लगा हुआ है, हमें लगता है कि वो खुद ही समय समय पर अपने हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन करते रहते हैं। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना फास्ट है कि जो चीज़ आपने आज खरीदी है 1 साल के बाद उससे एक वर्जन ऊपर आ जाता है। जी जी। इसी तरह से और भी जो सुविधाएं हैं जो इलाज करने वाली, चाहे दवाइयाँ हों चाहे मशीन्स हों, जी। तो सब में अपग्रेडेशन ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। और अब धीरे धीरे हर विधि के चिकित्सक निजी क्षेत्र में बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो चिकित्सकों की उपलब्धता भी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो अब हमें नहीं लगता कि कुछ समय के उपरांत छोटे हॉस्पिटल से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको सब चीज़ का इलाज मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि सब कुछ एक छत के नीचे ना हो, लेकिन एक छत के नीचे वो सारी चीज़ें होंगी जिनकी आपको आवश्यकता है। अगर कोई गुर्दे का मरीज है तो उसको एक हॉस्पिटल ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे गुर्दे संबंधित सब कुछ हो जाएगा। कोई हृदय का मरीज है तो उसको एक हॉस्पिटल ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे उसको हार्ट संबंधी सारी चीज़ मिल जाएगी। कोई ईएनटी का अगर मरीज है तो उसको एक ऐसा हॉस्पिटल मिल जाएगा जहाँ पर ईएनटी रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। तो अब हमको ऐसा लगता है कि आने वाले निकट भविष्य में जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो सब तरह की सुविधाएं, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट सब कुछ प्रदान करते रहेंगे। और कुछ दिन पहले तक हम लोग के यहाँ आईसीयू और सीसीयू अच्छे नहीं हुआ करते थे, अब बहुत अच्छे आईसीयू सीसीयू होने लगे हैं, जिनकी कि आप किसी से भी कंपैरिजन करेंगी जो बड़े शहर के सीसीयू हैं उनसे, न तो वो चिकित्सक की गुणवत्ता में उनमें कोई कमी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी है। हर तरह की बढ़िया सुविधा प्रदान होती है और लोग ठीक होकर के जाते भी। सर, प्रोफेशनल एथिक्स की बात करूं अगर मैं, तो आप कितना सही मानते हैं कि एक डॉक्टर जो कि सरकारी अस्पताल में बैठता है, और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मध्यम वर्ग तक के लोग तो सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए बच्चों को भेजे ना भेजे, सरकारी हॉस्पिटल जरूर जाते हैं, वो एक डॉक्टर के भरोसे पे जाते हैं कि हाँ ये अच्छे डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं और ये मुझे यहाँ मिलेंगे, लेकिन वो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ज्यादा वक्त ना देके निजी अस्पतालों में ज्यादा वक्त देते हैं। क्या ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ नहीं है, और ये कितना सही है? अगर ऐसा कोई कर रहा है जी, है ना, तो इसको कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट में भी अब कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होने लगी हैं, जहां पर आपकी जो ड्यूटी आवर्स हैं उसके बाहर आप अलाउड हैं कि आप बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यदि इस तरह के से कोई है कि अगर उसकी एक निश्चित समय तक हॉस्पिटल में ड्यूटी है, वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है और उसके बाद उसको परमिटेड है कि वो बाहर जाके अपना प्रैक्टिस कर सकता है, मरीज देख सकता है, तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। ड्यूटी के बीच में अगर कोई जाता है तो उसको कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जी बिल्कुल। तो सर, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो निजी और छोटे अस्पताल है, इन्हें भी कोई ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का इलाज कर सकें? देखिए, निजी और छोटे हॉस्पिटल, हमें नहीं लगता कि पूरे शहर में शायद ही कोई चिकित्सक होगा जो रोज धर्मार्थ काम ना करता हो। बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे गरीब मरीज, बहुत सारे सिफारिश वाले मरीज, बहुत सारे मरीज हम लोग खुद देख के जिन्हें हमें लगता है कि ये इलाज ठीक से नहीं करा सकते,
तो उनको हम नहीं, पूरे शहर के ज़्यादातर चिकित्सक, किसी की ओपीडी ऐसी नहीं होगी जिसमें कुछ मरीज बिना शुल्क के ना देखे जाते हैं। अच्छा। कोई ऐसा चिकित्सक नहीं होगा जो रोज 4 से 10 लोगों के बिल में बहुत अच्छी खासी माफी ना करता हो। तो वो काम तो चिकित्सक और चिकित्सा संस्थान हमेशा करते रहते हैं, बस फर्क ये है कि वो चीज़ पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में कम जा पाती है। और सभी लोग कोशिश करते हैं कि जो अपने संसाधन, अपनी सीमाओं के अंदर जो मदद की जा सकती है आम पब्लिक की, गरीब मरीजों की, वो सब करते रहते हैं। इसके अलावा फिर जैसे आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना में जो भी मरीज आते हैं, और अब तो कैंसर के मरीजों का इलाज होने लगा। जो मरीज, अभी एक मरीज था जिसकी एज 25 साल थी और जिसको कैंसर था, और जो हमें लगता है कि अगर कैंसर का इलाज कराने जाता कहीं पे तो उसका 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा होते, वो आयुष्मान योजना के तहत उसका ऑपरेशन हुआ और वो मरीज ठीक हो गया। तो जो भी छोटे हॉस्पिटल्स हैं या जो मीडियम साइज के हॉस्पिटल्स हैं, अपने लेवल पर ज़्यादातर चिकित्सक खुद ही धर्मार्थ कार्य करते रहते हैं, बस उसको प्रचारित प्रसारित नहीं कर पाते, यही उनकी कमी है। इसीलिए उनको ऊपर उतना सहृदय होने का ठप्पा नहीं लग पाता जितना कि शायद ही और कोई करता हो। किसी और प्रोफेशन में इतनी सहृदयता नहीं दिखाई जाती होगी जितनी डॉक्टर दिखाते हैं। अच्छा, तो सर एक और सवाल आता है मेरा कि जैसे कि जो निजी और छोटे अस्पताल हैं, यहाँ के डॉक्टर एकदम प्रोफेशनली डील करते हैं, लाइक वो कुछ क्रिएटिव इलाज करने के लिए कुछ क्रिएटिविटी क्यों नहीं यूज करते हैं? वो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऑर्डर, मतलब कि ये सब चीजों को कॉपी किया। हमें लगता है कि इसमें आपको जानकारी का अभाव है। इलाहाबाद में पूरे वर्ष में खाली इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कम से कम 10 कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, एक CME बोली जाती है, वो कराता है। अच्छा। जो सबका उद्देश्य अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज होता है। इसके अलावा जितनी भी अलग अलग विधि के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्जन्स क्लब है, एनेस्थेटिस्ट एसोसिएशन है, ENT डॉक्टर्स का है, गायनेकोलॉजिस्ट का है, ये सब हमेशा सेमिनार्स कराती रहती हैं, साइंटिफिक सेशंस होते रहते हैं, और इन सब का मकसद होता है सबकी जो भी चिकित्सक हैं उनकी नॉलेज का अपग्रेडेशन। और इन सब का ध्येय, क्योंकि इसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो मरीज होता है जी। अगर मेरी जानकारी में वृद्धि होगी, हमको और नई चीज़ें पता चलेंगी, तो उसका लाभ तो मरीज को ही मिलना है। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इलाहाबाद तो इसलिए मशहूर है। अभी तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद फरवरी में एक डायबिटीज़ पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसके पहले यहाँ एक फॉक्सी कॉन्फ्रेंस हुई। पिछले 6 महीने के अंदर 3 बड़ी बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंसेज हुई। अच्छा। तो हमेशा ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, और ये होती, इसका मकसद ही है कि डॉक्टरों का जो ज्ञानवर्धन करते रहें, जिससे कि उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी पेशेंट है, जिसको कि लाभ मिलेगा, सस्ता इलाज मिलेगा, बेहतर इलाज मिलेगा। अच्छा। तो सर कई दफ़ा होता है कि हम हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं, जिस डॉक्टर से हमने विजिट किया वो उन्होंने दवाइयाँ लिखी और अपने एक लोकेटेड मेडिकल शॉप पे या अस्पताल में ही कहीं पे उन्होंने भेज दिया। मतलब एक डिसाइडेड जगह होती है जहाँ से आपको दवा लेनी है, ऐसा कि वो बोल देते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये एक तरीके से मरीज का शोषण करना हुआ? क्योंकि जहाँ वो भेजेंगे उनके पास इनका कुछ परसेंटेज आता होगा, इसीलिए वो शॉप अलाउ कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप इसी दुकान पे जाइए, दवाइयाँ लीजिए। ये कितना सही है सर? इसी को हमने कहा कि हमें लगता है कि हम लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच में या लोगों के बीच में नहीं कह पाते। इसीलिए इस तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं। अच्छा। एक पर्टिकुलर सॉल्ट है, कोई भी एक सॉल्ट, हम खाली उसको लिख दें, लिख करके हम भेज दें, एक मेडिकल स्टोर वाले के हवाले छोड़ दें, है ना। फिर वो उसमें से ये तय करेगा कि जो सबसे सस्ती दवा है, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, वो मरीज को पकड़ा देगा। उसको फ़ायदा नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार चिकित्सक होगा। अगर हम कहीं भेज रहे हैं और ये सोच के भेज रहे हैं कि ये दवा अच्छी है, इसका रेट सबसे सस्ता ना हो तो ठीक रेट हो, क्योंकि मरीज ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा ये तो हमारी जिम्मेदारी। और अगर हम खाली उसके ऊपर वो सॉल्ट लिख करके भेज दें किसी दुकान पे, और फिर हम उस दुकान वाले के ऊपर छोड़ दें कि भाई वो जो मन करेगा वो देता रहे, तो दुकान वाला क्यों सबसे अच्छी दवा देगा जिसमें उसको प्रॉफिट कम? दुकान वाला, और वो जवाबदेह भी नहीं,
मरीज ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ ये उस दुकानदार की जिम्मेदारी तो नहीं है। मरीज ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ ये अगर हमने दवा लिखी है तो मेरी जिम्मेदारी है, और अगर हमने दवा दी भी है तो मेरी डबल जिम्मेदारी है। तो हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम किसी को, कोई भी अगर किसी ने मेडिकल स्टोर खोला, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में सोचिए कि ये मरीज के फायदे के लिए होता है। अगर उसको वहीं पे उसने दवा लिखी, वहीं उसकी जांच हो गई, वहीं उसको दवा मिल गई, वहीं से वो लेके चला गया, ये ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है कि हर दवा लिखी जाए अशोकनगर में, जांच कराने जाए कटरा, दवा खरीदने जाए लीडर रोड, वो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। तो सर ये भी तो सोचिए कि अगर वही दवा आपके अस्पताल में 100 रुपए की मिल रही है, वही दवा उस मरीज को थोड़ी दूर पे जाके 50 रुपए की मिल रही है, तो मरीज क्या प्रेफर करना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ सस्ती मिल रही होगी। आपका बेसिक कहने का मुद्दा क्या होना चाहिए? नहीं, आपका जो कहने का संदर्भ है, हाँ। उसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो आपका ये कहने का मतलब है कि ये जो सफ़ेद रंग की शर्ट है, ये यहाँ 40 रुपए की मिल रही है, वहाँ 100 रुपए की मिल रही है, वहाँ 200 रुपए की मिल रही है, तो 40 रुपए वाली हम खरीद लेते हैं। लेकिन 40 रुपए वाले की कपड़े की क्वालिटी, 100 रुपए वाले की कपड़े की क्वालिटी, 200 रुपए वाले कपड़े की क्वालिटी क्या सेम होगी? तो सर क्या मैं आपके कहने का ये मतलब मानूं कि आपने एक दवा लिखी है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी दवा को एंटीबायोटिक भी ले लूं या विटामिन की ही ले लूं, तो क्या उसमें क्वालिटी डिफरेंस होता है? 100% अच्छा, 100% क्वालिटी डिफरेंस होता है। जितनी अच्छी कंपनी की बनी हुई होगी, जितनी अच्छी फैक्ट्री होगी, बहुत सी फैक्ट्रीज हैं नोटिस टेक्निक यूज कंपाउंडेड करती कंटेंट हैं। सेम होने के बावजूद? कंपाउंड जो है, कंपाउंड की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। अच्छा चावल जो है जी। सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है। और भी चीज़ें आप कोई ले लीजिए, कपड़े को आप देख लीजिए, क्वालिटी में डिफरेंस होता है। खाली कलर एक चीज़ नहीं होती कि आपने एक एंटीबायोटिक लिख दिया तो उसका रॉ मटेरियल में भी डिफरेंस होता है, उसकी जो टेक्निक है बनाने की उसमें डिफरेंस होता है। जितनी हाईटेक फैक्ट्री होगी, जितने अच्छे संसाधन वहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, उनका जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा ज़्यादा आएंगे, तो उस दवा की कॉस्ट हमेशा थोड़ा ज़्यादा होगी। और दवा का कॉस्ट तय करना किसी चिकित्सक का काम नहीं है, डॉक्टर लेकिन बैठ सर के। ये वो मेडिकल वाला जरूर तय करने लगता है जब उसे पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर का मरीज हमारे यहाँ ही आएगा। नहीं, हम समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं। सर मेरे कहने का मेरा सवाल बहुत सीधा सा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिर्फ एग्जाम्पल दूं कि आपने एक दवा लिखी, मैं आपकी मरीज हूँ, आपने मुझे दवा लिख के दी, कंपनी सिप्ला है उसकी, दवा का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हाँ? और आपने बोला कि जाके बाहर वाली मेडिकल शॉप से दवा ले लो, मिल जाएगी दवा, हाँ? बेशक वहाँ दवा मुझे मिल जाएगी, लेकिन वही दवा मैं दूसरी मेडिकल शॉप में सस्ते में पा रही हूँ, जो कि मैंने आपको प्राइस का डिफरेंस बोला। अब आपने ये बोला कि क्वालिटी में डिफरेंट है, कंपनी में डिफरेंट है, तो चीज मुझे वही मिली, सिप्ला की ही दवा मिली, जो आपने नाम लिखा था वही मिला, कंटेंट और कंपाउंड सेम मिले, लेकिन दाम में फर्क आ गया। ये बताइए कि अगर नहीं हमारा ये, अगर किसी एक कंपनी का, हम नाम नहीं लेंगे किसी कंपनी का, अगर किसी एक कंपनी की दवा है जी, उस पर बहुत बड़ा बड़ा MRP लिखा रहता है, हाँ जी, और ये जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं जी, और जो फार्मेसी का बोर्ड है पूरे इंडिया का, वो डिसाइड करता है कि किस दवा का क्या रेट होगा। अच्छा, ये डिसाइड करना किसी भी डॉक्टर का काम नहीं है कि उस दवा का रेट कितना होगा। ठीक है। अगर कोई ये कंपाउंड किसी एक कंपनी का है तो पूरे इंडिया में, अब तो क्योंकि टैक्सेशन यूनिफॉर्म हो गया है, उसका रेट सब जगह एक सा है। ये बात अलग है कि किसी ने अगर ठीक समझा तो उसने कुछ थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, हाँ जी सर, या नहीं ठीक समझा, हाँ। लेकिन कोई भी MRP के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर 40 रुपए की दवा है तो और उस पर लिखा है 40 रुपए, तो उसका रेट कोई 41 रुपए नहीं ले सकता, क्योंकि MRP है, मेंशन्ड है, बिल पे आएगी। तो कभी भी आप उसको, अगर वो 40 का 41 भी लेगा तो उसको मैल प्रैक्टिस के लिए आप स्यू कर सकते हैं। जी सर, तो 40 छूट देना 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, ये इंडिविजुअल मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो 5% 10% अपनी मर्जी से छूट दे देते हैं। लेकिन दवा का रेट ऊपर नीचे कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्सिंग होम, कोई भी हॉस्पिटल कर ही नहीं सकता। इसको डिसाइड करने वाले डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो इसलिए ये आरोप मेरे हिसाब से एकदम बेबुनियाद और निराधार और गैर जानकारी पर आधारित है कि एक ही दवा ठीक है, हम कह रहे हैं एक दवा है, लेकिन उसकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, कोई दवा है उसको ऐसे कोई छोटे मोटे प्लांट में बन जा रही है, उसके जो सारे मानक हैं दवा बनाने के लिए कम से कम
300 मानक होते हैं। अगर आप सारे मानकों को फुलफिल करेंगे और अच्छी क्वालिटी के मशीन्स लगाएंगे, अच्छा प्लांट बनाएंगे और अच्छे उसमें अब तो बहुत से रोबोटिक फिलिंग प्लांट्स आ गए हैं जहाँ पर आदमी उसके पास ही नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी। तो उस दवा की क्वालिटी, कैप्सूल का जो कवर है वहाँ से लेकर के रॉ मटेरियल तक, उसको बनाने की विधि तक, पैकिंग तक, सब कुछ बहुत मैटर करता है। सर एक सवाल आता है कि डॉक्टर की जिम्मेदारी डॉक्टर कहाँ तक समझता है? मतलब कि आपने दवा लिखी, आपने मरीज को दे दिया, हाँ, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी वहां तक है कि मरीज अब वो दवा कहाँ से खरीद रहा है, कैसे खा रहा है, यहाँ तक भी आती है? उससे भी आगे है, उससे भी आगे, मरीज के ठीक होने तक। अच्छा, तो मतलब कि आपके केबिन से मरीज बाहर चला जाता है, कैसे दवा खरीद रहा है, खा रहा है, वो ठीक कब तक हो रहा है, ये सारी जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है? नहीं, देखिए जो भी अच्छा डॉक्टर होगा वो अपनी जिम्मेदारी मरीज के ठीक होने तक मानता है, और खाली शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाए मरीज, वापस अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। अच्छे डॉक्टर की पहचान यही है, जो उसके साथ एक ऐसा जुड़ाव रखे कि वो मरीज अगर उसके पास आया है तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पूरी तरीके से स्वस्थ करके तब उसको भेजे या तब उसको छोड़े। सर आप खुद भी एक निजी अस्पताल चलाते हैं, संचालक हैं आप, तो आपको प्रशासन से क्या क्या चीजों में दिक्कत आती है, मतलब हॉस्पिटल रन करने? देखिए प्रशासनिक दिक्कत नहीं कहा जाएगा, लेकिन जिस तरह के नियम बने हुए हैं जी। अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया कि नगर निगम है, उसमें 5 टैक्स हम देते हैं। हम लोग की बहुत दिनों से ही डिमांड है कि अगर इस तरह का जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप एक छोटी सी संस्था से जो है एक एजेंसी 5 रूप में टैक्स ले रही है। इसी तरह से बिजली का बिल है, अब बिजली का बिल 8.5 रुपए है, लेकिन हम लोग जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो 10.5 से लेकर के 12 रुपए तक पर यूनिट बिल एक नर्सिंग होम वाले को पड़ता है जी। तो अगर इन सब चीज़ों में सरकार जो है कोई एक समिति बना करके या कुछ एक सुधार करने के लिए कोई एक पहल करे, जिससे कि पूरा जो छोटे हॉस्पिटल का जो रनिंग का सिस्टम है वो इजी हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार हमेशा कहती है, तो हम लोग भी ये कहते हैं कि अस्पताल चलाने में भी आप ऐसा प्रावधान लाइए कि अगर कोई नया चिकित्सक है, वो पढ़ के निकला है, जरूरी नहीं कि वो हर करोड़पति घर चाहता हो, तो एक छोटा सा अस्पताल अगर खोलना चाहता है, उसके पास विशेषज्ञता है, बहुत अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है और वो अच्छी सुविधाएं दे सकता है, हेल्थ स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं है सिस्टम का, या अगर कोई छोटा सा हॉस्पिटल खोलना चाहता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता है, तो हम लोग वंचित रह जाते हैं एक बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट की सेवाएं लेकर। तो सरकार को इस बात पे बहुत गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा कि छोटे हॉस्पिटल्स को कैसे और संरक्षित किया जाए, पोषित किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। क्लिनिक्स हैं या 10 बेड के, 20 बेड के, 30 बेड के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको सरकार की तरफ से सहारा मिलना चाहिए, और सहारे में हम ये नहीं चाहते कि वो पैसा दे दें। हमारा ये है कि जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, जो मल्टी टैक्सेशन है उसको 1-2 जगह कर दिया जाए। तो अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा तो जो बहुत सारे लोग पढ़ के निकल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे ट्रेंड लोग हैं, हम जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अपनी स्पेशलिटी में हैं, लेकिन क्योंकि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो जितनी अच्छी सुविधा वो दे सकते हैं अपने क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग बहुत अच्छी करके आ रहे हैं, मशीन खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें इतने सारे PCPNDT एक्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है कि एक मशीन लगवाने में आदमी को 6 महीने लग जाता है। अच्छा। तो गवर्नमेंट को अगर छोटे हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करना है तो सपोर्ट इस तरह से नहीं कि कोई आप खाली पैसा दे के करिए, सपोर्ट इस तरह से हो सकता है कि आप जो इस्टेब्लिश करने का सिस्टम है, जितने सारे काउंटर्स हैं अलग अलग, उनको कम करके और एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट कर दें, जहाँ पर कोई भी छोटा हॉस्पिटल खोलना चाहता है, क्लिनिक बनाना चाहता है, डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहता है, तो जो 20 जगह से वो जा करके NOC लेता है, उसका एक जगह पे हो जाए तो अपने आप बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल खुल जाएंगे। जो रेशियो हमारे यहाँ डिस्टर्ब है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत सारे नए अच्छे पढ़े लिखे लोग सेवाएं प्रदान करने आगे आएंगे। जी बिल्कुल सर, जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले कुछ 2-3 साल जो कि महामारी के थे, उसमें निजी अस्पतालों की भूमिका काफ़ी अच्छी रही है, लोगों का एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड हुआ है इन अस्पतालों में। तो क्या आगे ऐसे सिचुएशंस के लिए निजी अस्पताल और छोटे अस्पताल कितना तैयार हैं, और ऐसी कितनी सिचुएशंस वो टैकल करने के लिए सक्षम है? देखिए सक्षम थे,
तभी इस सिचुएशन को टैकल कर लिया। जी। कोई अलग से तैयारी उन्होंने नहीं करी थी। हम्म। पूरे देश में आपको एक भी चिकित्सक ऐसा नहीं मिला होगा सुनने को जी। कि वो अपनी ड्यूटी से कोविड के समय पीछे हट गया। बिल्कुल सर। बल्कि लोगों ने 24 घंटे 48 घंटे, और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, उन लोगों ने तो 4-4 दिन 5-5 दिन लगातार ड्यूटियां करी, और कई बार तो खुद बीमार होकर के भी ड्यूटियां करी। बिल्कुल सर। और पिछले कोविड में इलाहाबाद में 27 चिकित्सकों ने अपनी जान गंवाई, शहादत हुई उनकी। और लेकिन इसके बावजूद कोई भी ना तो हॉस्पिटल पीछे हटा, कोई एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जिसने बंद कर दिया हो, कोई एक चिकित्सक ऐसा नहीं था जो अपनी ड्यूटी से पीछे हट गया हो। तो ऐसा नहीं है, चिकित्सक तो हमेशा तैयार हैं, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, कोविड के दौरान भी किया, बाद में डेंगू आया उसमें भी किया, आगे जब भी जरूरत होगी करते रहेंगे। बस हमको ये है कि हम लोगों के विषय में जो सही जानकारी है वो लोगों में पहुंचनी चाहिए, कि हम खाली पैसे के लिए नहीं, सेवा भाव से काम करते हैं। अगर पैसे के लिए काम कर रहे होते तो कोविड में सारे डॉक्टर्स अस्पताल छोड़ के भाग जाते, क्योंकि किसी को ऐसी पैसे की कमी नहीं थी जो कोविड में पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे थे। कोविड में जो 26 लोगों ने जान दी, या पूरे देश में करीब 7 हज़ार डॉक्टरों ने जान दी, वो पैसे के लिए नहीं जान दी, वो इसलिए दी कि उनका प्रोफेशन था, उनका पैशन था, उनको सेवा करने का भाव उनके अंदर था। इसीलिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो चिकित्सक हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। और हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हम अभी भी कहते हैं कि विश्व में नंबर 1 है। हमारे चिकित्सक, हमारे चिकित्साकर्मी, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सब लोग उत्कृष्ट सेवाएं देने के सक्षम। सर, अंत में आप कुछ एडिशनल चीजें बताना चाहेंगे जो मैं पूछना भूल गई हूँ? देखिए, हमने जो बताया केवल इतना वो है कि अगर आपके माध्यम से जो भी शासन और तंत्र के बैठे हुए लोग हैं उनको ये जानकारी हो सके, या इवन आम जनमानस को भी जानकारी हो सके कि जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक हैं, 10 बेड, 20 बेड, 50 बेड, 100 बेड के हॉस्पिटल्स हैं, ये हमारे समाज के लिए, हमारे समाज में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। और इन सबके अगर इनका अस्तित्व खतरे में पड़ा तो आगे चल के फिर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हो जाएंगी कि वो आम आदमी के रीच के बाहर हो जाएंगी। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको, उनका पोषण होना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, और सरकार की जानकारी में आना चाहिए कि इन हॉस्पिटल्स को हम कैसे ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं कि और पढ़ें और पनपें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका लाभ उठाएं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे टॉक शो में पार्ट करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। नमस्कार। तो जैसा कि अभी आपने सुना, प्रयागराज के प्रसिद्ध और अपने विनम्र स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध, आपने सुना ही होगा कि इन्होंने कितने शांति से और शालीनता से मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। ये थे डॉक्टर सुजीत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि निजी और छोटे अस्पतालों की भूमिका और वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने खुल के बात की। गवर्नमेंट से एक बहुत अच्छी सी अपील भी की कि अगर ये हॉस्पिटल्स जो निजी और छोटे अस्पताल हैं, अगर ये इतने हेल्पिंग हैं तो गवर्नमेंट को भी थोड़ी सहूलियत बरतनी चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और कैसे ये सारे लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं, कुछ ऐसे बातें भी सर ने बताई जो कि शायद लोगों तक भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन आज सर ने क्लियर कर दिया। जो कि मैंने बात दवा की रेटिंग पे और मेडिकल शॉप के बारे में बात की थी। तो ऐसे ही हम डॉक्टर्स से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।